हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के अंतर्गत किस तरह से कैबिनेट मिशन और जो भारतीय लोगों ने भारत का संविधान का निर्माण किया वो क्या परिस्थितियां थी उन सबको हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो भारत में संविधान सभा है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी, परंतु यह मांग स्वीकार नहीं हो सकी। आगे जब हम देखते हैं 1935 में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इस तरह की मांग रखी थी, है ना, संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। आगे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मतलब संविधान सभा का मसौदा प्रस्तुत किया था, लेकिन अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हो सका था। आगे जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता है, मतलब भारतीयों द्वारा संविधान सभा या स्वतंत्रता की मांग प्रबल होने लगती है, उसी क्रम में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है और उसके तहत भारत में पहली बार संविधान सभा का निर्माण होता है। तो हम कैबिनेट मिशन से देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया ताकि भारत की स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को तय किया जा सके। मतलब यहाँ तक अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत में राज करना आसान नहीं है, हमको भारतीय लोगों को सत्ता का हस्तांतरण करना आवश्यक हो गया था। इस मिशन में ब्रिटिश सरकार के 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से? सर पेथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड कर्ट्ज और एवी एलेक्जेंडर। जो पेथिक लॉरेंस थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अब इस मिशन ने क्या प्रस्ताव पारित, मतलब क्या इन्होंने अपनी बातें रखी? पहला इन्होंने रखा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि भारतीयों द्वारा अपने संविधान का निर्माण किया जा सके। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से भेजा जाना था। जो संविधान सभा के लोग थे वो प्रांतों के जो प्रतिनिधि लोग थे उनके माध्यम से भेजा जाना तय किया गया। संघ की संरचना कैसी बताई इन्होंने? भारत को एक संघीय ढांचे में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस संघ में केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों का होगा, जबकि अन्य सभी शक्तियां प्रांतों को दी गई थी। मतलब इन्होंने एक संघ के निर्माण की बात तो कही कैबिनेट मिशन ने, लेकिन संघ को केवल 3 महत्वपूर्ण चीजें रक्षा, विदेशी मामले और संचार दिए गए, जबकि जबकि जो अन्य जो भी शक्तियां थी वो प्रांतों के पास रखी गई। कैबिनेट मिशन ने समूह व्यवस्था का निर्माण किया। भारत को 3 समूहों में बांटा गया। कौन कौन से समूह में? समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांतों को रखा गया, जिसके अंतर्गत मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा जैसे क्षेत्र रखे गए। समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत थे, जो पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान के क्षेत्र आते थे। समूह सी था, जिसमें बंगाल और असम, प्रत्येक समूह को अपने अपने मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया। 3 समूहों में विभाजित किया गया था। संविधान सभा को अपने संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई, है ना। जो संविधान सभा का गठन हुआ उससे बोला कि आपको जो संविधान निर्माण करना है वो आपके हिसाब से कीजिए, आपको किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं दिया जाएगा। जो लोग हैं वो अपने हिसाब से संविधान का निर्माण करें। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में एक अंतरिम सरकार के गठन का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को प्रशासन का अनुभव मिल सके और सत्ता हस्तांतरण का जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके। स्वतंत्र भारत की संरचना। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजित करने का विरोध किया। मतलब जो तात्कालिक स्तर पर भारत विभाजन की काफी मांग चल रही थी, है ना। जो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ गई थी, तभी से ये चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए। भारत के विभाजन का जो कैबिनेट मिशन ने मतलब विभाजन को रोकने का पर्याप्त प्रयास किए, है ना। भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन चल रहा था जब तात्कालिक स्तर पे, वो कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को रोकने का पर्याप्त प्रयास किया, है ना, और एक अखंड भारत का समर्थन किया। लेकिन साथ ही ये भी सुझाव दिया कि अगर संविधान सभा में एकता पर सहमति नहीं बनती तो अलग अलग राज्य भी स्वतंत्रता का विकल्प खुला रहेगा, है ना। मतलब उन्होंने लगभग ये बोल दिया कि भारत अखंड रहना चाहिए, लेकिन अगर स्थितियां विपरीत होती है तो फिर निर्णय उसके हिसाब से होगा।
कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें सभी समुदायों के हितों की रक्षा हो सके, भारत का विभाजन भी टल सके। हालांकि इसके बाद के घटनाक्रमों के कारण कारण भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ। अब भारतीय संविधान सभा की संरचना और चुनाव प्रक्रिया क्या थी, ये हम देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण करना था ताकि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद वो एक सुदृढ़ और व्यवस्थित शासन प्रणाली अपना सके। संविधान सभा की संरचना, चुनाव प्रक्रिया निम्नलिखित। क्या किया, संविधान सभा की संरचना में आप देखेंगे तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य थे। इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। 93 सदस्य देशी रियासतों प्रिंसली स्टेट से चुने गए थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने गए थे। जो मुख्य आयुक्त के प्रांत कौन कौन से होते थे, दिल्ली होता था, अजमेर होता था। ये क्षेत्र जब मुख्य आयुक्तों के प्रांत होते थे। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधियों का ध्यान रखा गया। दूसरा आता है हमारा चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया कैसे हुई, आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात संविधान सभा में प्रांतों को प्रतिनिधित्व का आधार था जनसंख्या, और ब्रिटिश प्रांतों में लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। मतलब हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ संविधान सभा के जो सदस्य, उनका संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। इन चुनावों में सदस्यों का चयन एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से हुआ, सिंगल ट्रांसफर वोट की पद्धति से ये चुनाव हुए। समुदाय आधारित सीटें, विधानसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई थी। ये सामुदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, लेकिन बाद में कई रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इसके बावजूद 1947 में भारत विभाजन के बाद विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तीसरा आता है हमारा संविधान सभा की विशेषताएं, मतलब संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल। संविधान सभा में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ताकि हर समुदाय की राय को संविधान में सम्मिलित किया जा सके। कभी कभी भारतीय संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि भारतीय संविधान सभा लॉयरों की सदा थी, मतलब वकील इसमें ज्यादा थे, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो तात्कालिक स्तर पर वकालत का काफी प्रचलन चलता था। जो प्रबुद्ध लोग थे वकालत कर कर अपनी ऊंचे पदों पर पहुंच जाते थे। संविधान सभा में ऐसे लोगों का चयन हुआ था जिसमें वकील सामान्यतः ज्यादा थे, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि अन्य लोगों की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि जो राज्यों के प्रतिनिधियों ने जो चुनाव किया था वो इन्हीं लोगों का किया था। अब ज्यादा लोग जो है वही तो चले जाएंगे। जैसे वकील काफी प्रबुद्ध और भारत की राजनीति में काफी अपना रुतबा रखते थे, तो सामान्यतः ये लोग आ गए थे, है ना। तो कभी कभी इस तरह की आलोचना की जाती है जो निराधार मानी जाती है। संविधान सभा के प्रमुख नेताओं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, अन्य प्रतिष्ठित नेताओं का नेतृत्व। भारत विभाजन और पुनः गठन। जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान में चले गए लोग थे वो पाकिस्तान में, मतलब वो भारत में जो वो बन रहा था संविधान, वो भारत की संविधान प्रक्रिया से जुड़ गए, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले से जुड़ गए। भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के कई प्रतिनिधि पाकिस्तान में चले गए। इसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, इसमें 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे। अब कार्य की शुरुआत कैसे होती है, कार्य की शुरुआत होती है, संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना पहला सत्र प्रारंभ किया। मतलब जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। मतलब भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था संविधान में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशेष भूमिका मानी जाती है। ठीक है। और जो ये अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष वो होते हैं एडोक एडोक प्रेसिडेंट, जो इन लोगों को शपथ दिलाते हैं, जो चुन के आए थे। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया जटिल और विस्तृत थी। इसमें देश के विभिन्न वर्गों, विचारधाराओं और आवश्यकताओं का समावेश करने का प्रयास किया गया। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया, जो 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक में एकत्रित हुई। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित। संविधान सभा की गठन और बैठकें, जैसा मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित थे। ये बैठक संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत थी। संविधान सभा ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में लगातार कई सत्रों का आयोजन हुआ। फिर आता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का या प्रस्तावना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये प्रस्ताव संविधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अर्थात कहना क्या तात्पर्य ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, वो भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। आगे चलकर जब भारतीय संविधान पूर्णतः कंप्लीट किया गया, तो जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट आता है विभिन्न समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जैसे हम देखें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। संघीय शक्ति समितियां थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन पर चर्चा थी। संविधान परामर्श समिति है ना, इसमें संघ की शक्तियों का निर्धारण किया गया। संघ संविधान समिति, राज्यों के संघीय ढांचे के सिद्धांत पर कार्य किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति थी, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का निर्धारण किया गया। मतलब इस तरह की समितियां बनाई गई थी, जिससे कि जो एक बड़ा संविधान बन रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको प्रक्रिया को पूरा किया गया। अगर हम एक बृहद स्तर पर देखें तो कुल 22 समितियां बनी थी, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां। संविधान का प्रारूप, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रारूप समिति का कार्य महत्वपूर्ण था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक मसौदा 4 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। जब 4 नवंबर 1947 को ये प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत किया गया, मसौदे पर संविधान सभा के विस्तार से बहस की गई और कई बदलाव किए गए। कहने का तात्पर्य है कि धीरे जिस तरह से इसमें आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इन इतने बृहद कार्यकाल में बहुत सारे संशोधन हुए, वार्तालाप हुई, तीखी बहस हुई कि कौन से प्रावधान को शामिल किया जाए, कौन से प्रावधान को शामिल ना किया जाए। विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा गया, जैसे अमेरिका का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, कनाडा का संविधान हो गया, आयरलैंड का संविधान हो गया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो गया, जो है ना, जर्मनी का वाइमार गणतंत्र हो गया। ये बहुत सारी चीजों को भारतीय जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने इनका डिटेल एनालिसिस किया और जाके संविधान सभा में अपने वाद विवाद या तर्क प्रस्तुत किए, तब जाकर भारतीय संविधान को एक मजबूती प्राप्त हुई। और इतना नहीं है, इसमें 1935 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो बातें लिखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके बहुत सारे प्रावधानों को भी शामिल किया गया। तब जाकर जैसे हम कहते हैं ना कि अपन को कोई ऐसी चीज बनानी है, अपने पास बहुत सारी चीजें रखी, तो हम सबकी अच्छी अच्छी चीजों को निकालकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे अनुकूल रहे। इस तरह से भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक अपने अनुरूप संविधान का निर्माण किया, जो सभी चीजों का लगभग समावेशन था।
संविधान सभा में चर्चा और संशोधन। भारतीय संविधान सभा ने संविधान के मसौदों पर 114 दिन बहस की। ये प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली, जो मैंने बताया था। हर अनुच्छेद पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जरूरत के अनुसार संशोधन किए गए। संविधान के मसौदे पर लगभग 2000 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए। अंतिम मसौदा और अंगीकरण। संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और इसे अंगीकार कर लिया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय संविधान है, 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया और इसके जो कुछ प्रावधान है तभी लागू कर दिए गए तथा कुछ बचे हुए प्रावधान थे उसको 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया। अर्थात कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो वो 26 नवंबर 1950 भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया और जब 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, मतलब कुछ प्रावधान इसके एक्सेप्ट कर लिए गए। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब 1930 में आईएनसी का सेशन हुआ था तो आईएनसी ने उस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। किस दिन किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ये दिन चुना गया कि 26 जनवरी के दिन ही हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। संविधान के प्रमुख सिद्धांतों को अगर देखा जाए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को शामिल किया गया है ना। जैसे मैंने बताया कि विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और वहां से इस तरह की प्रणालियों को अपनाया गया। जैसे मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया। तरह से ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह से हमने विभिन्न देशों के संविधानों को अपनाते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया, मतलब उनकी विशेष बातों को लेते हुए। संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि भारत की विविधता और एकता को बनाए रखे तथा एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत का विकास हो सके। अब संविधान का आकार और संरचना में हम आगे देखें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, है ना। जब जो भारतीय संविधान बनकर निर्माण हुआ तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी तथा 22 भागों में ये विभाजित था। वर्तमान में इसमें कई संशोधन हो चुके हैं और कई अनुच्छेद तथा अनुसूचियां बढ़ गई है। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। अगर आप देखेंगे तो 4 अनुसूचियां और बढ़ गई। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों में संविधान सर्वोत्तम विशेषताएं अपनाई गई, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सदस्यों की गहन चर्चा, विचार और राष्ट्रीयता की भावना शामिल थी। यह संविधान न केवल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है बल्कि इसकी विविधता और एकता का भी प्रतिबिंब करता। हमने पिछले लेक्चर में एक थोड़ी सी बात को सही से नहीं समझ पाए थे, मैं उसमें बता दूं। वहां पे हम विधेयक और अधिनियम में थोड़ा सा डाउट हो गए थे। तो विधेयक किसे कहते हैं? जब किसी अधिनियम को बनाया जाता है तो उस अधिनियम को लाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है, विधेयक किसे कहते हैं? अधिनियम बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं, है ना। विधेयक किसे कहते हैं? अधिनियम बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? अधिनियम बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। आगे अधिनियम, ऐसा प्रस्ताव जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे तो उसे अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें थी जो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सही से नहीं समझ पाए थे, तो यहाँ पे हमने वो कंप्लीट कर लिया। आगे वाले लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर हर जो सामान्य अध्ययन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लगभग एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो तब के लिए नमस्कार।